नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जो कि अपने रिकॉर्ड हाई से अब सिर्फ $10 दूर है। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है। बाजार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट्स को भी बहुत ध्यान से सुन रहा है और अगले हफ्ते तो यहां पर यूएस की इंटरेस्ट रेट मीटिंग है ही, तो उसके पहले क्या यहां पर और तेजी देखने को मिलेगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इसका दम पूरी तरीके से निकलता हुआ नजर आया है। अगर सितंबर का महीना अब तक देखें तो भावों में 13% की गिरावट है। इस क्वार्टर में अब तक 20% तक की गिरावट कच्चे तेल ने दर्ज की है। यहां से अब कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर उठापटक जारी है। क्या कुछ क्लियर ट्रेंड्स या स्ट्रैटेजीज वहां पर निकल के आ रही हैं, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि तेजी यहां पर बरकरार नजर आई है। हर्षल, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, और $10-12 दूर हैं हम ऑल टाइम हाई से। किस तरह का डेटा आज यूएस मार्केट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्फ्लेशन के तौर पर? गुड मॉर्निंग मनीषा। तो गोल्ड बेसिकली भले फिर से रिकॉर्ड हाई से नजदीक वापस आ गया, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से एक रेंज बाउंड की मूवमेंट हमने देखी है। तो क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट के जो एक्सपेक्टेशन है मोर और लेस मार्केट अलाइन हो गए कि 25 बेसिस पॉइंट कट तो मिनिमम होने ही वाला है। तो आई थिंक अब जो अनसर्टेनिटी मार्केट में आगे जाके होगी कि क्या पोटेंशियली 50 बेसिस पॉइंट के कट भी हम देख सकते हैं फर्दर इन द साइकिल। तो आई थिंक उस अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड प्राइस सपोर्टेड रह सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव प्राइस दिन है ऑलरेडी। सो प्रॉफिट बुकिंग रूल्ड आउट नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखें यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, आई थिंक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज प्रो फिस्कल स्टिमुलस है। तो कहीं ना कहीं यूएस डेट को लेके भी जो कंसर्न्स है ग्लोबल मार्केट में, आई थिंक वो एम्पलीफाई ही होंगे। ट्रेड वॉर रिलेटेड कंसर्न्स है वो भी कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आई थिंक ओवरऑल बैकड्रॉप जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। शॉर्ट टर्म करेक्शन लेकिन आ सकते। ऑलराइट, सो हर्षल, अगर आपको ये लगता है कि गोल्ड में यहाँ पर शॉर्ट टर्म करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पर आप बनता हुआ देखते हैं फिर नियर टर्म सपोर्ट? आई थिंक गोइंग बाय के लास्ट कुछ हफ्तों में जो गोल्ड ने कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है, आई थिंक $2400 के आसपास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट। तो आई थिंक वो लेवल्स हमें ब्रीच होते हुए नहीं लगते। वर्स्ट केस 2350, अपसाइड में 2650 2700 के लेवल्स भी इवेंचुअली नेक्स्ट स्टेज पे आने में। ऑलराइट, 2400 के आसपास गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में 2650 $2700 अनाउंस, विच इज़ एक और ऑल टाइम हाई होगा यहाँ पर सोने के लिए। वो प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हर्षल, इतने वॉलेटाइल हाई गोल्ड प्राइसेस में किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में है, क्योंकि पिछले हफ्ते $13 का डिस्काउंट था यहाँ पर? तो आई थिंक इंडियन मार्केट में जब से ड्यूटी कट हुआ है सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इमीडिएटली आफ्टर द ड्यूटी एक बहुत बड़ा जंप डिमांड में देखने मिला था हमें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोमेंटम तो बरकरार है, क्योंकि इंडियन प्राइसेस अभी भी ड्यूटी कट से पहले कंपेयर करें तो अभी भी 2.5 से 3% अभी भी लोअर है अपने प्रीवियस हाई से। और अभी फेस्टिव और वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए तो इंडियन डिमांड स्ट्रांग है, बोथ ज्वेलरी और रिटेल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबली भी आई थिंक ज्वेलरी डिमांड सफर करती हुई दिख रही है, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड ब्रॉडली अच्छी है ग्लोबल मार्केट में। ओके, साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग के ऊपर काफ़ी सपोर्ट है, एक रीज़न है जिसके सोने को हमने सहारा आते हुए देखा है, उससे आप कैसे देखते हैं? और जो ग्लोबल ETF में बाइंग अब यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आई है, वहाँ से क्या नंबर सपोर्टिव हैं? सो ETF में डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव साइन है। लास्ट कुछ महीनों से फिर से इन्फ्लो शुरू हुए हैं। सेंट्रल बैंक बाइंग में चाइना की ओर से लास्ट कुछ महीनों से बाइंग जो रिपोर्टेड बाइंग है वो नहीं डिक्लेयर हो रही है, क्योंकि शायद प्राइसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पे है और चाइनीज डोमेस्टिक कंसर्न्स भी है। बट कहीं ना कहीं हर्षल, आपको लगता है कि बाइंग ही नहीं हो रही है या बाइंग रिपोर्ट नहीं हो रही है? अब वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज सेंट्रल बैंक यूजुअली बहुत रेगुलरली अपडेट नहीं करते अपने फिगर्स। लास्ट कुछ महीनों में कर रही थी, तो आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद वो बाय कर रही है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रही है। बट एज ऑफ नाउ जो पब्लिकली डिक्लेयर है कि वो नहीं बाय कर रही है, बट वी बिलीव कि ओवरऑल सेंट्रल बैंक एक्टिविटी ग्लोबल मार्केट्स में भी हेल्दी है। हर्षल, एक क्विक वर्ड यहाँ पर चांदी पर भी, और यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? किस तरह के इंपोर्ट्स अंटिल नाउ हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे हैं, अगर अगस्त तक की बात करें?
तो चांदी में आई थिंक इंडियन मार्केट वापस रिवाइव हो गया है। आई थिंक अगस्त में एस्टिमेटेड आई थिंक 1000 और टन के इंपोर्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि ड्यूटी कट के बाद वापस वैसे भी सीजन है फेस्टिवल वेडिंग सीजन, तो यूजली चांदी के इंपोर्ट्स इंडिया में अगस्त ऑनवर्ड पिकअप होते हैं। तो आई थिंक वो ड्यूटी कट का तो अगर 1000 टन अगस्त में देखें हर्षल और उसको पूरे साल के साथ जोड़ें अंटिल जुलाई, तो एक फाइनल नंबर अभी तक का क्या है? आई थिंक मुझे टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, बट इसके पहले आई थिंक ऑलमोस्ट 2900 और टन आए थे। तो आई थिंक जुलाई तक तो वीक ही थी। फेब में जो हमने बड़ी एक 1000+ टन बाइंग देखी थी इंडियन इंपोर्ट्स में, उसके बाद जनरली स्लो था। आई थिंक जुलाई 150-180 और टन था। तो काफी सारा सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्ट्स में भी पड़ा हुआ था। तो आई थिंक ये डिमांड आने के बाद कुछ वो क्लियर सिल्वर भी क्लियर हो चुका है और नया सिल्वर भी इंपोर्ट हो। फेयर पॉइंट दैट। हर्षल, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली वो सेंस मेटल फोकस से आती हुई कि जहां तक सोने के प्राइसेस की बात है, सपोर्ट बरकरार रह सकता है। काफ़ी समय से करेक्शन नहीं आई है, सारी अच्छी न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है, तो एक करेक्शन का यहाँ पर ज़रूर इंतजार करें। $2400 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बाउंस बैक अच्छा होने की उम्मीद है। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर अगर वो दो स्ट्रैटेजीज बनानी हो तो क्या है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की जिसमें $3000 का टारगेट गोल्ड का देते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन इंटरनेशनल मार्केट से ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में देख सकते हैं। और हम देख रहे हैं पूरे साल भर से एक अपसाइड मोमेंटम रहा है। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था करीबन $2485 तक लेवल आए थे और वहां से एक शार्प रिकवरी हमने गोल्ड प्राइसेस में आती हुई देखी है। अब गोल्ड अब $2520 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं $2500 का जो सस्टेन लेवल है उसको यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और धीरे धीरे जो अपनी रेंज थी उसको शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 18 तारीख को मीटिंग होनी है फेडरल रिजर्व की, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड में आ सकता है उससे, और एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगे। हालांकि सिल्वर को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल से क्यूज लेती हुई दिख रही है और वहां पर कोई ज्यादा बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, जैसे जैसे गोल्ड मूव करेगा हमें लगता है कि सिल्वर भी उसके टेंडम में आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी गोल्ड में एक जो अपसाइड मोमेंटम है वो बाकी है। अगर ये $2550 ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि जल्दी ही $2600 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 71,700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 71,550 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 72,300 तक देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इवेंचुअली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने लास्ट वीक से अच्छी खासी रिकवरी सिल्वर में आती हुई देखी और सिल्वर अब 84,000 के ऊपर अब ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 84,000 के आसपास खरीदारी करें। 83,680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 84,700 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही सिल्वर के भाव अब $30 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छे जंप की तैयारी हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही एक अच्छा ब्रेकआउट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और हम देख भी रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में जो डिमांड है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद काफी लोअर लेवल्स आए हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस फेस्टिवल सीजन में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी और फिजिकल मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा बाउंस हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। ऑलराइट, और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे वहां पर आती हुई कि मध्य प्रदेश में सरकार एमएसपी पर यहां पर सोयाबीन खरीदेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं इस खबर के साथ। असीम, क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि एमएसपी पर खरीदारी की बातचीत हमने यहां पर पहले महाराष्ट्र और कर्नाटका में होते हुए देखी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी ये करने वाला है। क्या कुछ है डिटेल्स? जी, सही कहा आपने। मध्य प्रदेश के किसान लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदारी करे और कल देर रात को कैबिनेट ने फैसला लिया कि जितना भी एमएसपी, यानी कि अभी सोयाबीन का एमएसपी करीबन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन उसको बढ़ा करके 4800 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का फैसला कल देर रात को मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने ले लिया था और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। जो शिवराज सिंह चौहान है वो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं और उन्होंने तुरंत इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। यानी कि ये जितना भी सोयाबीन अब किसान एमएसपी से ऊपर बेचना चाहे, मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी और सेंटर उसको फंड भी करेगा। क्लियरली यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। काफ़ी सारे वीडियोस भी हमने वो आते हुए देखे व्हाट्सएप के तौर पर।
काफी आक्रोश था वहां पर, और ये भी बातचीत की जा रही थी कि मध्य प्रदेश को अगर यहां पर एमएसपी पर मैंडेटरी खरीद यहां पर नहीं होती है तो एमपी के किसान शायद महाराष्ट्र में सोयाबीन ले आएंगे। तो इस तरह की काफी बातें यहां पर हमने लगातार चलते हुए देखी, और फाइनली कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल जो यहां पर कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें यह अनुमति दी है कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वहां पर भी एमएसपी पे खरीद की जाएगी। हमारे साथ सोपा के मिस्टर डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, ये अभी अभी न्यूज यहां पर आती हुई, कल कैबिनेट देर रात यहां पर इसे क्लियर किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि अब सोयाबीन की खरीद कर्नाटका, महाराष्ट्र, साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी एमएसपी पे की जाएगी। देखिए, एमएसपी की खरीद की जाएगी, किसानों को फायदा होगा, ये तो एक पहलू है इसका। लेकिन इसके जो दूसरा पार्ट ये है कि जो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे एमएसपी पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेल के भाव इंपोर्ट गवर्न करना है। अभी भी तेल बाहर से आता है, जिस भाव आता है उसी भाव बेचना पड़ता है लोकल को भी। मील का भाव भी खरीदने वाला गवर्न करता है। तो एक कमोडिटी में जो पूरी चेन है, मैं सोयाबीन खरीदता हूँ, मील और ऑयल बनाता हूँ, आपने मेरे रॉ मटेरियल की प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन जो एंड प्राइस है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, बल्कि सरकार का कंट्रोल आज भी है। 5% ड्यूटी सोयाबीन के तेल पे 0 ड्यूटी है, 5% AIDC है। अगर तेल सस्ता रहेगा, सोयाबीन महंगा रहेगा, तो प्रोसेसर क्या करेगा? इस पे ये एक ऐसा विषय है जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मालूम है। मिस्टर पाठक, आई एम श्योर कि काफी लोगों की रिप्रेजेंटेशंस के चलते या किसानों की रिप्रेजेंटेशंस के चलते यहाँ पर सरकार की तरफ से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ट्रेड किस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही यहाँ पर? अभी क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, ट्रेड ने रिप्रेजेंट ये किया था, हम जो शिवराज जी से मिले तो हमने ये कहा था तब एक ड्यूटी बढ़ा दीजिए और एक भावांतर योजना लेके आइए। मैं कुछ चीजें ऐसी खामियां बताना चाहता हूँ आपको, और जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो खरीदी होगी 2-2-12 पे होगी। इनका जो खरीदने का सिस्टम है नाफेड का, वो 2+2+12 है। सोयाबीन का FAQ 2+2+10 है। तो 2% का घाटा सरकार तुरंत उठा रही है जी। एकदम। आज खरीदा, 2% गया, वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी। हमने जो स्कीम सर्च की थी कि आप भावांतर रखिए और उसकी मॉडलिटीज अच्छी तरह से बना के जो मार्केट रेट है उसको डिसाइड करने दीजिए। मार्केट को तेल की ड्यूटी बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा प्रॉप ऐसे ही मिल जाएगा, भाव को फायदा मिलेगा। जो अंतर आता है वो सरकार रिइंबर्स कर दे, पैसा सरकार का फिर भी उतना ही खर्च होगा जितना अभी होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2% का लॉस क्लियर है, उसके बाद फर्दर मॉइस्चर लॉस होने वाला है पक्का। उसके बाद जो कैरिंग कॉस्ट है, उसके अलावा दुनिया भर की और जो कॉस्ट एसोसिएटेड हैं वो सरकार देगी, किसान को सही भाव मिलेगा और वो सरकार देगी, और इंडस्ट्री को सामान मिलेगा बड़े हुए दाम पर। जी मिस्टर पाठक, आप कहेंगे एज ऑफ नाउ इमीडिएटली सरकार ने यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने का सुना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोयाबीन के भावों में हल्की सी गिरावट है, फेस्टिवल्स के चलते शायद कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस नहीं बढ़ाना चाहते। आप कहेंगे कि शॉर्ट स्टॉप गैप काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट है फिलहाल? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये क्योंकि ऑब्वियसली इस बात से हम भी वरीड थे कि भाव काफी सोयाबीन के कम हो गए थे एमएसपी से, तो किसान को सही भाव मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो तरीका अपनाया है ये तीनों का मिक्सचर होना चाहिए था। या तो किसान बजाय खरीदी करने के भावांतर लाती, अगर ये लाए हैं नाफेड वाला, बहुत अच्छी बात है, किसान को दाम मिलेगा, तो फिर इसमें कम से कम तेल की जो ड्यूटी है उसको बढ़ाने में क्या समस्या? अभी 0% है, उसको 15-20% अगर कर दें तो ये सारा मामला वैसे ठीक हो जाएगा। हमको सही दाम पे, क्योंकि तेल के भाव बढ़ेंगे तो सोयाबीन के भाव ऑटोमेटिकली वैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो सरकार को खरीदी शायद नहीं करनी पड़े। और सरकार कितना खरीद लेगी? अच्छा, मान लीजिए आपने 5 लाख टन सोयाबीन खरीद दिया, अल्टीमेटली सोयाबीन बिकना है, प्रोसेसिंग के लिए जाना है, तो क्या घाटा करके सरकार बेचेगी उसको बाद में? और किस तरह के मार्जिन्स हैं एज ऑफ नाउ डॉक्टर मिस्टर पाठक, क्योंकि वहां पर भी ऑफ कोर्स चिंताएं हैं, पूरी इंडस्ट्री मार्जिन से ही जूझ रही है। आज की तारीख में कोई मार्जिन नहीं है मनीषा जी, देयर इज नो मार्जिन, वी आर वर्किंग नेगेटिव मार्जिन। सोयाबीन के तेल के भाव इतने गिरे हुए हैं, मील के भाव इतने गिरे हुए हैं, DDGS एक इतना बड़ा इशू बन चुका है सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए कि प्रोसेसिंग हो नहीं पा रही है। तो इस भाव पे सोयाबीन खरीद के 4892 रुपए का MSP है, हमको मिलेगा 5100 रुपए में, 51,000 रुपए में, 51 रुपए क्विंटल में। उस पर प्रोसेसिंग करके और जो करंट तेल का भाव है कैसे वायबल होगा? बिल्कुल भी वायबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ड्यूटी बढ़ाना इस वक्त बिल्कुल बहुत जरूरी है।
एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक और राज्य को यहाँ पर एमएसपी खरीदारी के लिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन जैसे कि कहा गया कि जब तक ट्रेडिंग के तरीके से इसे ठीक नहीं किया जाता, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक चिंताएं यहाँ पर बरकरार बनी रह सकती हैं, क्योंकि ये सीड है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, वहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे। इन द मीन वाइल यहाँ पर सोया तेल सस्ता इंपोर्ट भी हो रहा है। तो ओवरऑल अगर ट्रेड की इकोनॉमिक्स देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ी हुई है। लेकिन क्लियरली जो पहले सरकार का एक्शन था कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों को उड़द और सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने की अनुमति थी, अब एमपी में नहीं थी, वो आज से अब यहाँ पर ऑफ कोर्स लागू कर दी गई है। तो एक स्टेप वहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक ले लूटेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, मेटल्स की। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। और अब बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहाँ पर 33 महीने के लोज पर ब्रेंट चल रहा है। 70 के नीचे यहाँ पर प्राइसेस फिसल चुके हैं। अनुज, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सितंबर में अब तक यहाँ पर 13% की गिरावट है और इस क्वार्टर में 20% तक की गिरावट के साथ कच्चे तेल में कारोबार। अमन जी देखिए, कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो WTI ब्रेंट दोनों ही अब $70 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। और एक जो डिमांड कंसर्न है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी सेंटिमेंट डाउन साइड में रहेगा। थोड़ा सा मिड टर्म की बात करें, बड़ा शॉर्ट टर्म में एक आध दिन में मुझे लगता है थोड़ी बहुत बाउंस बैक यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में गए हैं। कल भी काफी करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि आज इन्वेंट्री के डेटा रिलीज होने जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मगर हमें लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है बिफोर इन्वेंट्री तक, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 5520 में स्टॉप लॉस लगाए, करीबन 5480 का टारगेट 5605 तक आ सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो $70 अब ब्रेंट और WTI दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 70 के ऊपर नहीं चलेंगे भाव, तब तक हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। किसी को अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेनी इंट्राडे के लिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डिमांड कंसर्न से यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी फिलहाल क्रूड का बियरिश हो सकता है। यानी कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अनुज, अगर यहाँ पर मेटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। जो चाइना का डेटा है, एक्सपोर्ट नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन इंपोर्ट्स में अब भी गिरावट। देखिए, बेस मेटल में हम देखें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस थोड़े यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कॉपर का प्राइस 780 और 800 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइसेस में लोअर लेवल से रिकवरी हुई है। हालांकि चाइना के जो डेटा थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए एक्सपोर्ट साइड, उससे थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिला है। और जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स करीबन एक साल के निचले स्तर पर है, तो उसकी वजह से एक सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि आज एक रिकवरी का ट्रेंड आपको बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि एक टॉपिक हो सकता है जहां पे करीबन 785 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 795 तक आ सकता है। हालांकि जिंक भी थोड़ा सा रिकवरी जोन में है, जहां पर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो जिंक में भी करीबन 253 के आसपास खरीदारी करें, 250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 259 तक आ सकता है। तो जिंक और कॉपर दोनों ही हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए एक टॉपिक के तौर पर देखे जा सकते हैं बेस मेटल में। ऑलराइट अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर और जिंक में आज करीबन 1% की तेजी दोनों ही मेटल्स में देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी बाजार पर पूरा फोकस।